मनोज जी, आप वसु को लेकर जाइए। वसु, तुम कार से जाओ। नहीं देव सर, कार रहने दीजिए। वसु, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। तुम ऑलरेडी लेट हो चुकी हो। कम से कम कार से जल्दी तो पहुंच जाओगी। हमें किसी भी कीमत पर ये शादी रोकनी होगी। हाँ देव सर, रुकवा लेंगे। इस बार मैं दिव्या मैडम के बाबू साहब ने सब सच बताकर उनकी सारी गलतफहमियां दूर करके ही लौटूंगी। तब तक मैं यहाँ कुणाल से करिश्मा को एक्सपोज करने की तैयारी करवाता हूँ। मनोज जी, मैंने आपको एक घर की लोकेशन भेजी है, आप तुरंत वसु को लेकर वहाँ पहुँचो। जाइए वसु, जल्दी जाओ। वसु को अकेले भेजकर मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। ये बेचारी वहाँ अकेले सब कैसे मैनेज करेगी? पता नहीं दिव्या के बाबू साहब का क्या रिएक्शन होगा। तब तक मैं विक्रम जी को फोन कर देता हूँ, वो वहाँ उसकी हेल्प जरूर करेंगे। हेलो विक्रम जी, दिव्या कैसी है? वो सबको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो ठीक है, पर वो ठीक ना है। मारे से ही उसकी हालत दिखी ना जा रही। यहाँ भी ऐसी ही हालत है। आज अभी की शादी है, लेकिन अभी भी हमारे पास थोड़ा टाइम है। हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। कोई फायदा ना। तुम लोगों ने इतनी कोशिश की पर कुछ ना हो। मैं खुद दिव्या को 100 बार बोल चुका हूँ कि मैं लेकर चलता हूँ उसे थारे घर, लेकिन जब दिव्या और अविनाश ने ठान ही लिया है कि अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी नहीं करनी, हम क्या ही कर सकते हैं। एक लास्ट एफर्ट और करते हैं। वसु आपके गांव के लिए निकल चुकी है। वो आपके बाबू साहब से बात करने वाली है। आई थिंक वो उसकी बात जरूर सुनेंगे। वसु यहाँ आ रही है? कितना टाइम हुआ उसे निकले? जस्ट अभी निकली है। बाबू साहब हम दोनों को मेहर गांव के मंदिर ले जाने वाले हैं और हम बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। विक्रम जी प्लीज, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको बाबू साहब को रोकना होगा। मैं वसु से बात करता हूँ, वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएगी। प्लीज। ठीक है, मैं भी कुछ सोचता हूँ जिससे बाबू साहब हमें ले जाना पाए। आज ये आखिरी मौका है। वसु को कुछ भी करके दिव्या के बाबू साहब को अभी और दिव्या की शादी के लिए मनाना होगा। ये लड़की 100 साल तक यहाँ बर्बादी मचाएगी। हेलो, तुम्हें मैंने शहर से और मुझसे दूर जाने के लिए कहा था ना, तुम गए नहीं अभी तक। आज तक वही तो करता आया हूं जो तुम कहती हो। ऑफ कोर्स निकल चुका हूँ कब का उदयपुर से। लिसन, तुम अभी कुछ दिन शहर से बाहर ही रहो। एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि तुम्हारा क्या करना है। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद सब कुछ हमारा होगा। मैं तुम्हारी एंट्री चौहान हाउस में करवाऊंगी। हाँ, क्या हुआ उसका? तुम्हारे चक्कर में मैंने मार्केट से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी उठा लिया। तुम मुझसे पूछ के लिया था क्या? बिजनेस की अकल वकल है नहीं और ये बड़े बिजनेसमैन बनने। लिसन, अभी तुम बस कुछ दिनों के लिए अपना मुंह बंद रखो। एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर मैं देखती हूँ। अगर तुम्हारे आइडियाज में दम रहा तो मैं तुम्हारे बिजनेस के नए स्टार्टअप में हेल्प करूंगी, पर तब तक के लिए जो तुम्हारे मुंह में पैसे ठूसे हैं ना, उससे ऐश करो। नाउ गेट लॉस्ट, ब्लडी इडियट। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये ब्लडी स्टूपिड क्या कर सकता है। मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मुझे चीट किया। पूरा चौहान एम्पायर चाहिए ना तुम्हें। अब देखो कैसे तुम्हें इस एम्पायर से हाथ धोना पड़ता है। आज वहां अविनाश सर की शादी हो रही होगी। मुझे अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वसु का फोन। हेलो दिव्या मैडम, मैं आ रही हूँ। वसु, तुम यहाँ आ रही हो? मतलब कहाँ? दिव्या मैडम, मैं आपके गांव आ रही हूँ, आपके बाबू साहब से बात करने, और इस बार मैं आपको घर वापस लेकर ही लौटूंगी, वो भी आपके बाबू साहब की सहमति के साथ। बहुत देर हो चुकी है वसु, अब इसका कोई फायदा नहीं। वैसे भी मैं और भाई साहब बाबू साहब के साथ मंदिर जा रहे हैं, अभी निकलने ही वाले हैं। वसु, तुम्हें अविनाश सर के साथ होना चाहिए। इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, और यहाँ आने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि कितनी भी कोशिश करो बाबू सर नहीं मानेंगे, उल्टा तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
तुम वापस लौट जाओ वसु। हम कुछ भी करके आज नहीं मिल पाएंगे, और जो सुख मेरे नसीब में है ही नहीं उसकी उम्मीद लगाकर क्या फायदा। नहीं दिव्या मैडम, ऐसे मत बोलिए। प्यार करने वालों को उम्मीद की डोरी थामे रहनी चाहिए। आप भरोसा रखिए, सब सही होवेगा। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। दिव्या मैडम ने तो हार मान ली है, लेकिन मैंने नहीं। मैं दो प्यार करने वालों को मिलवाकर ही रहूंगी। अगर वसु टाइम से दिव्या गांव नहीं पहुंच पाई तो मुझे बैकअप प्लान एक्टिवेट करना होगा। किसी भी तरह मुझे करिश्मा का सच मासा के सामने लाना ही है, वो भी शादी की रस्में शुरू होने से पहले। करिश्मा और मेरे सारे फोटोज, हमारे कॉल रिकॉर्डिंग्स और सारे प्रूफ, सब कुछ रेडी है। करिश्मा, तुम्हारे बुरे दिन शुरू। हाँ सर, मैं सारे प्रूफ लेके आपके पास ही आ रहा हूं। आई होप तुम करिश्मा के पिछले बॉयफ्रेंड की तरह लास्ट मोमेंट पर धोखा नहीं दोगे। मैं बस तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि अगर तुम पलटे तो तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं खुद करिश्मा को एक्सपोज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सारे प्रूफ्स लेके सीधा शादी में आऊंगा और उन प्रूफ्स को चंद्रिका मैम के हाथ में रख दूंगा। बस लेट मत होना, क्योंकि नुकसान तुम्हारा ही होगा। आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल लेट नहीं होऊंगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस वक्त अभी पर क्या बीत रही होगी। बस थोड़ी और हिम्मत रख ले अभी, हेल्प हर तरफ से आ रही है। मैम आप रेडी हो गई, अब आप लोग जाइए। अरे वाह, मिसेस करिश्मा सिंह चौहान, आज तो तुम हर एंगल से चौहान लग रही हो। अरे वाह मिसेस नई बींदनी, तू तो हर एंगल से चमक रही है। चमचम चमचम। लेकिन मैं अपनी शादी में थारे से ज्यादा टिप टॉप लगी थी। अरे थारे शादी में तुम्हारा पूरा टाइम बस जासूसी करने में ही जा रहा है, खुद पर ध्यान कब दूं मैं? बताइए तो सही, क्या जासूसी किया आपने? भारी को लागे है कि थारी को यो जोड़ा और करोड़ों के जेवर उतार देने चाहिए, क्योंकि थारा ये जो सपना है ना, वो बस सपना ही रह जाएगा। Shut up! Just shut up! Stupid औरत! जो मुंह खोलेगी उल्टा ही बोलेगी। मेरा मूड मत खराब करो। Get lost! अरे मैं तो गेट लॉस हो जाऊंगी, पर मैं थारे को यो बताने आई हूँ कि देव ने उस नौकरानी ने अपने गाड़ी में बिठाकर थारे सौतन के गांव भेज दिया है। वो नौकरानी जितनी अड़ियल और जिद्दी है, और वो जितनी थारे से नफरत करे ना, मारे को तो लागे है कि वो बिना दिव्या को लिए वापस ना आवेगी। पागल हो गई क्या? काकी सा, your breaking news is late. मुझे तो पहले से ही पता था, पर मेरा ब्रेकिंग न्यूज सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये देव और वसुधा मेरे प्यारे पति को बचाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ना, समझिए उनका प्लान फेल है, क्योंकि मैं उनसे 2 कदम आगे हूँ। आप बस देखती जाइए कि कैसे आज के दिन को मैं इतना खास बना दूंगी कि ये तिगड़ी कभी भूल नहीं पाएगी। चौहान हाउस की नई बहू और मालकिन, वेलकम होम। ज्यादा उड़ रही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिर जाए और इसे उठाने वाला भी कोई ना हो। ऑल द बेस्ट। अब चाहिए जा रही है। हे माता माही, हमारे को जल्दी से पहुंचा दो।
भैया अब थोड़ा जल्दी। हेलो वसु, तुम पहुंच गई? नहीं देव से, मैं अभी तक नहीं पहुंच पाई हूँ। शहर छोड़ने में इतना वक्त लग गया, इतना लंबा जाम था। अभी मैं रास्ते में ही हूँ, पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। वसु, वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, अब लेट नहीं हो सकते। दिव्या के बाबा साहब दूसरे गांव किसी मंदिर में जाने वाले हैं और वहां पहुंचना डिफिकल्ट होगा। मेरी अभी विक्रम सिंह से बात हुई है, वो लोग निकलने वाले हैं। वसु प्लीज किसी भी तरह उनके निकलने से पहले पहुंच जाओ। ठीक है देव सर, मैं कोशिश करती हूँ। ओके, बस किसी भी तरह वसु टाइम से पहुंच जाए। भैया जरा तेज चलाइए ना, हमारे को जल्दी पहुंचना है। अरे दिव्या कहाँ है? दिव्या, चलो जल्दी चलना है। बाबू साहब, जीप तो पंचर है। अब ऐसे में इतनी दूर कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, कल चलते हैं। मैं जब तक किसी को बुलवा के टायर बनवा लेता हूँ। ना ना, वो पीछे अच्छा टायर लगा है, वो लगा दो। बाबू साहब, उसमें टाइम जाएगा। अरे मारे को पता है कितना टाइम लगेगा। मंदिर जाना है, फिर वहां से मेहरगांव भी जाना है। जाओ जैक पाना निकालो। ये वसु कहाँ रह गई? एक बार हम यहाँ से निकल गए तो वो इतनी दूर बाबू साहब से बात करने के लिए नहीं पहुंच पाएगी। मुझे कुछ करना होगा। माफ करना देवियों को, लेकिन हमारे को अभी भी समझ नहीं आया कि आपका और उनका इतना गहरा नाता था, तो वो टूट कैसे गया। सूर्य भाई सा के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी पत्नी हमारे बचपन की सबसे पक्की सहेली। इसलिए जब सूर्य भाई सा की शादी हमारी सहेली से हुई तो भाई सा ने हमारी शादी उनके सबसे पक्के दोस्त से करवा दी। यानी जो गांव हमारा मायका भी था, हमारा ससुराल भी बन गया। हमारा रिश्ता एक परिवार की तरह था। हमारे बच्चे भी आगे पीछे हुए। चारों बच्चे एक दूसरे के साथ खेलकर बड़े हो रहे थे। देव उनके बेटे के साथ पूरे गांव में उछल कूद करता था और उनकी बेटी और अविनाश दोनों बस 1-2 साल के ही थे, लेकिन हमेशा साथ रहते थे। हमने फैसला किया था कि उनकी बेटी हमारे ही घर की बहू बनेगी। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, हम सब कितने खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक हमारी सहेली की तबीयत बहुत खराब हो गई। शायद उसे अस्पताल ले जाते तो उसकी जान बच पाती, लेकिन उस गांव में तो अस्पताल था ही नहीं। सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण हमारी सहेली ने अपना दम तोड़ दिया। उसके जाने के बाद ऐसा जैसे टूट से गए। उनकी जिंदगी जैसे थम सी गई। उन्हें ना काम की सुध थी, ना बच्चों की। उनकी बेटी बहुत छोटी थी, हर वक्त हमारा ही आंचल पकड़े रहती थी। तो बस हम उनका घर और उनके बच्चे संभालने लगे और सा खेती संभालने लगे। सूर्य भाई सा पूरे दिन बस अकेले पड़े रहते थे। उनका बस एक ही सपना था, किसी तरह उस गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन जाए, ताकि फिर कभी बिना इलाज के किसी मासूम की जान न जाए। लेकिन वो अपने गम में इस तरह डूबे कि उनका सपना
उनकी जिद बन गया। वो अपना घर, खेत, सब कुछ बेचकर गांव को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन सब कुछ बेचकर जो पैसे आने वाले थे उससे थोड़ी ना कुछ होने वाला था। आसपास के लोग कहने लगे कि अगर बड़े भाई साहब इसी तरह अपने गम में डूबे रहे तो वो खुद भी बहुत दिनों तक जी नहीं पाएंगे। सबने हमें सलाह दी कि हमें खुद पीछे हटकर बच्चे और काम की जिम्मेदारी भाई साहब को सौंप देनी चाहिए। काम और बच्चों की जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा तभी जाकर वो अपने गम से निकल पाएंगे। तो बस दिल पर पत्थर रखकर हमने भाई साहब और उनके बच्चों की भलाई के लिए वो कठिन फैसला लिया। उनके बच्चे और उनके खेत उन्हें सौंपकर हम शहर जाने की तैयारी करने लगी। जब भाई साहब को हमारे फैसले के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। वो एकदम हिल से गए। हम भी अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन दिल को कड़ा कर हमने भी कह दिया कि कब तक आपके बच्चों की आया बनकर रहेंगे। हमें भी तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। भाई साहब का चेहरा हम आज भी नहीं भूल सकते। और उस दिन उन्होंने ये मान लिया कि हम इतने स्वार्थी हो गए थे कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम उन्हें और उनके बच्चों को छोड़कर भाग गए। लेकिन हमारा शहर आने का बस एक ही मकसद था कि किसी तरह हम भाई साहब के सपनों को पूरा करने के लिए पैसे जुटा सके। सोचा था जब तक हम मेहनत करके पैसे जोड़ेंगे तब तक भाई साहब खुद बच्चों को संभालते हुए अपने गम से बाहर निकल पाएंगे और फिर हम सब गांव वापस लौटेंगे और साथ में रहने लगेंगे। लेकिन जब हम गांव से निकल रहे थे तब भाई साहब ने हमारे गांव वापस आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने कसम दी कि जिस दिन हमारे पैर उस गांव की मिट्टी में वापस पड़ेंगे उस दिन उसी मिट्टी में हमारे भाई साहब की सांसें हमेशा के लिए मिल जाएंगी। तो हम अपने भाई साहब की मौत का कारण कैसे बन सकते थे? तो बस उस दिन हमने अपना पीहर और ससुराल दोनों को छोड़ दिया। उन्होंने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारा बिजनेस यहाँ चल पड़ा और हमने हमारे मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा हमारे गांव और हमारे गांव जैसे कई गांव के भलाई में लगा दिया। और इसीलिए हमने एस फाउंडेशन की शुरुआत की। एस फाउंडेशन यानी सूर्य फाउंडेशन। हमें बहुत खुशी है कि सूर्य फाउंडेशन के चलते भाई साहब के सारे सपने पूरे हो गए। गांव का विकास हुआ, भाई साहब का घर, उनके खेत सब बच गए। लेकिन हमने भाई साहब को कभी पता नहीं चलने दिया कि एस फाउंडेशन चलाने वाले हम ही थे, वरना वो कभी हमारी मदद नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि सपने तो पूरे हो गए, लेकिन रिश्ते अधूरे रह गए। और आज जब तुमने सूर्य भाई साहब का नाम लिया तो सारी यादें तूफान बनकर दिल और दिमाग में उमड़ गई। और हे माता माई, आज सच में अपना चमत्कार दिखा दीजिए। देवी हुकुम और सूर्य सिंह जी के बीच की सारी गलतफहमियां आज दूर करवा दीजिए मैया।
डॉक्टर साहब, अब सूर्या की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, बात यह है कि इनकी पत्नी को गुजरे हुए 3 महीने हो गए हैं। तब से वो ना ठीक से खा पी रहे हैं और ना ही काम पर जा रहे हैं। और ये बच्चे, इनके सर से माँ का साया क्या गया? ये तो जैसे अनाथ ही हो गए। दरअसल भाई साहब इस गांव में अस्पताल खोलना चाहते हैं और अस्पताल खोलने की जिद पर अड़े हुए हैं। इसके लिए वो अपना सब कुछ गिरवी भी रखना चाहते हैं। ऐसा रहा तो वो अपना सब कुछ खो देंगे। और जिस गांव की तरक्की का वो सपना देख रहा है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। दरअसल उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप दोनों ने उनकी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। और अगर इसी तरह वो आप लोगों पर डिपेंडेंट रहे तो जल्द ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए सूर्या सिंह जी के लिए बेस्ट मेडिसिन यही है कि आप लोग उनकी जिंदगी से दूर चले जाएं। जब उनके सर पे जिम्मेदारियों का बोझा आएगा तो उन्हें अपने गम से बाहर निकलना ही पड़ेगा। पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं डॉक्टर साहब? इस वक्त उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप यूं समझ लीजिए कि उनसे दूर जाकर आप उनकी ज्यादा मदद कर पाएंगे। इसलिए सूर्या सिंह जी और उनके बच्चों की भलाई के लिए आपको ऐसा करना ही होगा। बस जल्दी से गांव पहुंचकर सूर्य सिंह जी को देवी हुकुम का सारा सच बताना है। कितनी देर लगाएगा? जल्दी करो। चलो हो गया, जल्दी करो, बैठो गाड़ी में। बाबू साहब, थारे को माफ कर दीजिए, पर मैं थारे को जाने ना दे सकता। जाने ना दे सकता मतलब? दिव्या की जिंदगी का सवाल है बाबू साहब। वसुधा आपसे बात करने के लिए यहाँ पहुंचती ही होगी। वसुधा के आने तक मैं आपको जाने ना दे सकता। अच्छा, ये बात है। तो ये पंचर, टायर बदलना, धीरे धीरे काम करना, ये सब तो जानबूझकर कर रहा था। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ना था बाबू साहब। हमारे को माफ कर दीजिए। वसुधा के आने तक रुक जाइए। कौन वसुधा? मैं किसी वसुधा को ना जानूं। चलो जल्दी निकलना है। बाबू साहब, थोड़ी देर रुक जाइए। मैंने कहा ना जल्दी निकलना है। एक बात बता, तुम्हारा बेटा होकर दुश्मनों का साथ दे रहा है? चलो बैठो गाड़ी में। चंद्रिका जी, वर वधू को बुला दीजिए। जी पंडित जी। प्लान ऑन है अभी। सही समय पर सारे पत्ते खुलेंगे। करिश्मा, मैं तुम्हें इस परिवार को बर्बाद नहीं करने दूंगा। गुनाह निकल चुका है। आज तुम्हारा सारा भांडा फूट जाएगा। मेरी मासा की ममता का फायदा उठाकर तुमने उनके भरोसे को ठगा है। आज तुम्हारी हर गलती की सुनवाई होगी। मुझे पता है
कि तुमने मेरे लिए कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया है, पर सॉरी देव, आज तुम्हारे सारे प्लान्स चौपट होने वाले हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतशोकनिवासकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम गणपति देवताय नमः। सासू माँ, वो मेरे यूएसए वाली फ्रेंड का फ़ोन है, वो शादी में आ नहीं पाई ना, मैं उससे बात कर लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो मैडम, आपका काम हो गया है। उस छोरे को मैंने इतनी बुरी तरह से ठोका है कि वो अगले 3 जन्म तक पैदा भी मरा हुआ होगा। ओह थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय। मैं बाद में बात करती हूँ। वो विश कर रही थी। अभी सारी रस्में आराम आराम से करना। हमें वसु के लिए टाइम बाय करना है ताकि वो दिव्या को गांव से ला सके। चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी शादी इस लड़की से इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में नहीं होने दूंगा। करते रहिए इंतजार, क्योंकि मेरा इंतजार तो खत्म हुआ, क्योंकि आज मेरा इस घर की बहू बनने का सपना पूरा हो रहा है, और इस सपने को रियलिटी बनाने के लिए आज मैं 2-4 जाने तो ले ही लूंगी। और कुणाल अब वो स्वर्ग से मेरी शादी देखेगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? चलो जाओ यहाँ से। हुकुम, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मारे को कोई बात ना सुननी है। मैंने तो थारे को बेटी समझा था ना, और तुम जवानों से मिली हुई हो। हुकुम, आप मारे को अपनी बेटी मानते हैं ना? आज मैं उसी हक से आपसे कुछ मांगने आई हूँ। आप जानते हैं ना, हमारे राजस्थान में किसी भी बेटी को अपने मायके से खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता। हुकुम, आज अभी सर की शादी है, इससे पहले कि देर हो जाए मैं मैडम को यहाँ से ले जाने आई हूँ। अच्छा, तो इसीलिए बेटी का रिश्ता जोड़ा था, ताकि मारी बेटी को मारे से दूर करके मारी खुशियों पे डाका डाल सको। ये सब चंद्रिका ने सिखाया है ना? जिस औरत को तुम देवी हुकुम कहती हो, वो औरत देवी तो क्या, मामूली इंसान कहलाने के लायक भी ना है। हमारी देवी हुकुम के बारे में कुछ मत बोलिए। वैसे आप दोनों ही एक जैसे हैं। ना, हम बिल्कुल एक जैसे ना हो सकें। उसने अपने सपनों के लिए अपने गांव की जमीन, अपनी जड़ों को बेच दिया। वो झूठी, धोखेबाज और मुखौटे वाली औरत है। थारे को पता है, जब दिव्या गोद में थी तो थारी यही देवी हुकुम अपने वादे से मुकर गई। एक बिन मां की बच्ची को संभालने से ज्यादा उसे अपना बिजनेस संभालना जरूरी लगा। ऐसी है वो थारी वो देवी हुकुम, और ऐसी औरत को तुम देवी कहती हो। दिव्या, अपने बाबूसा के साथ बैठो।
थारी माँ चली गई तो क्या हुआ? थारी चंद्रिका काकी बिल्कुल थारी माँ की तरह है। वही तुझे पाल पोस के बड़ा करेंगी और बिल्कुल अपनी परछाई बनावेंगे, ठीक है? चंद्रिका, बैठो तुम, कुछ बात बतानी है। जी। बहुत जल्द अब हम ये कोठी छोड़कर किराए के छोटे से मकान में रहने चले जाएंगे। ये घर और खेत के कागजात बेचने के बाद जो भी पैसे आवेंगे उससे गांव में स्कूल और अस्पताल बनेगा, ताकि फिर किसी बच्चे को अपनी मां के अंचल से वंचित न होना पड़े। कहीं जा रहे हो क्या? जी भाई साहब, हम सब उदयपुर जा रहे हैं। अच्छा, कोई जरूरी काम होएगा? कोई बात ना है, काम खत्म करके जल्दी आ जाओ। मैं और गुड़िया इंतजार करेंगे। नहीं भाई साहब, हम वापस लौटने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम हमेशा के लिए उदयपुर जा रहे हैं। सूर्या, हम थारे से और बच्चों से मिलने आते रहेंगे। अरे शहर में क्या रखा है? वही धूल मिट्टी अकेलापन बस। भाई साहब, हम उदयपुर में अपना बिजनेस शुरू करेंगे और उसे आगे भी बढ़ाएंगे। और फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी शहर में अच्छे से हो पाएगी ना? लेकिन तय तो ये हुआ था ना कि हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। और वो वादा जो तुमने अपनी मरी हुई सहेली से किया था कि हमारी दिव्या थारे घर की बहू बनेगी, उसका कोई मोल न रहा। भाई साहब, जिंदगी में वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है और फिर जब हालात बदल जाते हैं तो वादे भी बदलने पड़ते हैं। और कब तक हम आपके बच्चों की आया बनकर रहेंगे? हमें भी तो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। हाँ, लेकिन तुम लोग शायद ज्यादा ही बदल गए। आखिर पैसों की चकाचौंध ने तुम लोगों का ईमान डिगा ही दिया, तभी तो सारे रिश्ते नाते बेकार लगने लगे। ठीक है, जाओ यहां से, पर एक बात ध्यान से सुन लो, इस चौखट के बाहर जाते ही हमारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म। जाओ रहने शहर में, कमाओ खूब पैसे और बसाओ अपनी नई दुनिया, और वापस मुड़ के देखना मत इधर। अगर यहां दोबारा नजर आए तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखोगे। निकल जाओ। बैठो बैठो। रोने की जरूरत ना है बेटा। जिंदगी में लोग आते जाते रहे, किसी पे निर्भर रहने की जरूरत ना है। हमारे लिए थारी चंद्रिका काकी और प्रभात काका हमेशा के लिए मर चुके। आज के बाद चौहान खानदान से हमारे सारे रिश्ते खत्म।
आपने तब भी देवी हुकुम को समझने में चूक की थी और आज भी आप वही कर रहे हैं।